स्वागत है आपका लड़का भाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीपीसीएल टी2 एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिया है इस प्रैक्टिस सेट में। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है। और अगर आपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को आप फुल्ली वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं, जो आप सभी के जो फर्स्ट वीडियो थे उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा इस बार बढ़ा दिया है इस वाले वीडियो में। तो आप लोग लास्ट में कमेंट्स करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, आप चैनल पे पहली बार वीडियो किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद ये दोस्तों वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पसंद आने पे आप लास्ट में एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, आप लास्ट में पसंद आने पे लाइक कीजिएगा। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होगी, यानी कि मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये पूछा। तो क्या कंडीशन होती है जो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी होती है? दोस्तों, होता क्या है, जो हमारा कॉपर लॉस होता है, ठीक है, जो कॉपर लॉस होता है वो आयरन लॉस के जब इक्वल हो जाता है, तो वो हमारा जो होता है वो शर्त कौन से होती है, वो कंडीशन होती है ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी की अधिकतम दक्षता होती है। तो ये किस ऑप्शन में होगा? आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है किस ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, हमको ये बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बाइंडिंग है जिसमें हम टर्सरी का प्रयोग करते हैं। देखिए, स्टार स्टार जो होता है उसमें हम जो है टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें? स्टार स्टार में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कम टाइम में आपको ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूँ। जो इसमें डाउटफुल क्वेश्चन होंगे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप इसमें आप लोग अपना देख सकते हैं कौन से आपके यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप सामने आ रहा तो आपको यहाँ पे ध्यान आना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन इसका आंसर होना चाहिए, अपने माइंड में आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है इसमें। ये कह रहा कि एक 10 केवीए, ठीक है, यहाँ पे कह रहा कि एक 10 केवीए ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसके टर्न रेशियो है यहाँ पे 0.4। ठीक है, ये देखिए टर्न रेशियो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जिसको कहते हैं 0.4 है। तो अगणात्मक रूप से हस्तांतरित शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि उसको जो है ट्रांसफार्मर जो पावर जो आपका पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको पूछ रहा है। ठीक है, इंडक्टिवली जो आपका पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो उसको पूछ रहा है क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक फार्मूले के बारे में जिस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, वो फार्मूला कौन सा होता है। सबसे पहले आपको मैं इस तरह का क्वेश्चन आया है आपको, अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर वैल्यू दिया होगा, 10 केवीए दिया गया है और यहाँ पे टर्न रेशियो दे दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, आप सभी को पता है कि पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली, ठीक है, पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली अगर यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो इक्वल टू होता है हमारा 1 - के। ठीक है, 1 - के, देखिए थोड़ा सा यहाँ से फिर से देखिएगा, 1 - के और यहाँ पे इनटू इनपुट पावर। ठीक है, इनपुट पावर ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, 1 - के और यहाँ पे इनटू में आपका इनपुट पावर, ये फार्मूला होता है पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली। ठीक है, ये कंडक्टिवली नहीं इंडक्टिवली बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो के की वैल्यू यहाँ पे 0.4 यानी कि 0.4 यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे हम पावर देख पा रहे हैं 10 केवीए दिया गया है, इसको हम यहाँ पे 10⁻³ भी लिख सकते हैं, इसको हम वीए में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 - के है तो यहाँ पे हम कर देंगे 1, आपका फॉर्मूले का 1/04। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, देन यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा इनपुट पावर। इनपुट पावर को देख पाएंगे 10 केवीए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना, 3 वीए इसको लिख सकते हैं हम। तो अब क्या होगा, 1 में से -0.4 यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे सामने, यहाँ पे 0.6 बच जाएगा, होगा ना। उसके बाद यहाँ पे इनटू में क्या होगा, 10⁻³ है। ठीक है, 10⁻³ है और यहाँ पे 10⁻³ दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया है। इसको अगर यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर इसको 10⁻³ दिया गया है, इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 10⁻³। ठीक है, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो 10 यहाँ पे दिया गया है,
ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा अब शॉर्टकट बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो बच्चे थोड़ा सा नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी ना। तो इस तरह से इसको लिख दिए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जो 10 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 0.6 जो यहाँ पे दिया गया है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6.0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 था इसके साथ चला गया, इंटू यहाँ पे होगा 10⁻3। तो अब ये क्या हुआ 6.0 10⁻3 VA आया, ठीक है, VA आया। लेकिन हमारा ऑप्शन इसमें इसमें KVA में हमको निकालना है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6, ठीक है, 6 KVA, ठीक है, 6 KVA, क्योंकि जो 10 की घात 3 है ये हमारा VA में दिया गया है, तो हमारा इसको लिख सकते हैं, 1000 होता है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 1 VA लिख सकते हैं, इसको 10 घात 3 को 1 VA लिख सकते हैं, 1 KVA, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा 6 KVA इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा हानि शून्य होती है, ठीक है, एक ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर में से कौन सी हानि शून्य होती है ये आपको बताना है दोस्तों। कौन सी, देखिए लौ हानि यानी कि आयरन लॉस, या तांबे का नुकसान यानी कि आपका कॉपर लॉस, या घूर्ण हानि, या ऊपर के सभी। देखिए इसमें कह रहा है कौन सी ऐसी हानि है जो कि शून्य होती है, मतलब वो हानि होती नहीं। देखिए ट्रांसफार्मर में लौ हानि यानी कि आयरन हानि भी होती है, यानी कि आयरन लॉस भी होता है, कॉपर लॉस भी होता है, और हमारा जो घूर्णी घूर्णी हानि यानी कि आपका रोटेशनल हानि ये नहीं होती है, ठीक है, ये हमारा इससे नहीं होती। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेशनली पार्ट नहीं होता, कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए इसमें भी कोई भी घूर्णी हानि यानी कि रोटेशनली लॉसेस इसमें नहीं होगा, ठीक है। बाकी लौ हानि कॉपर हानि ये चीज़ें होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर को क्या काम करने के लिए लैमिनेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दिएगा, ट्रांसफार्मर कोर को क्या कम करने के लिए लैमिनेट किया जाता है। दोस्तों आपको बताना कि ट्रांसफार्मर जो कोर है उसको क्यों लैमिनेट किया जाता है, क्योंकि एडी करंट जो लॉस होते हैं उसको हम कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप पता ना, सिलिकॉन की पतली पतली पत्तियों काट के बनाया जाता है हमारी कोर को, तो वो इसीलिए जो है लॉसेस को कम करने के लिए उसको हम लेमिनेट कर देते हैं, ठीक है। लेमिनेट करने से एडी करंट हानि कम हो जाएगी, ये आप सभी लोग पता है चीज़ें। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा फिफ्थ में ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर के तेल का प्रयोग किया जाता है कूलेंट में, इंसुलेटर में, और ए व बी दोनों में, या अक्रिय माध्यम यानी कि इनर्ट माध्यम में। देखिए कूलेंट में भी हम जो है ट्रांसफार्मर जो है कूलिंग जो करते हैं दोस्तों, वो हम इसका इस प्रकार जो है, जो छोटे ट्रांसफार्मर जो 25 केवीए से कम के होते हैं उसमें समांतरा नेचुरली यानी कि एयर कूलिंग होती है, ठीक है, एयर कूल्ड होते हैं इंसुलेटेड, और लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आपका ऑयल इंसुलेटेड होता है, ठीक है। इंसुलेशन के लिए भी इसको करते हैं, और यहाँ पे कूलिंग के लिए भी हम करते हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कूलेंट यूज करेंगे यानी कूलिंग के लिए भी, और यहाँ पे इंसुलेटर में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे यानी कि कूलिंग होगा यहाँ पे और इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, कि हम जो है ट्रांसफार्मर को कूलिंग के लिए भी करेंगे, इसका जो ऑयल होगा, और यहाँ पे इंसुलेटिंग के लिए करेंगे, क्योंकि इंसुलेटिंग दोस्तों इसलिए करते हैं कि इंसुलेटिंग में इसकी जो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ऑयल की जो होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होती है, इसलिए इसको हम इसमें करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से किया था। बाकी छोटे में जो होते हैं वो नेचुरली ऑयल, ठीक है, नेचुरली उनका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उच्च एडी करंट हानि, या कम मैग्नेटिक लीकेज, या नागल हिस्टेरेसिस हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें बेसिकली होता क्या है, कम मैग्नेटिक लीकेज, ठीक है, जो मैग्नेटिक लीकेज होते हैं वो कम से कम होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, बता रहा है कौन सा कथन सही है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, या आदर्श ट्रांसफार्मर की वोल्टेज विनिमय 100% होती है, या एक और दो दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देख, आदर्श ट्रांसफार्मर जो आदर्शता होती है वो 100% होती है, बिल्कुल सही। यानी कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी एफिशिएंसी 100% होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसफार्मर का खुला परिपथ परीक्षण
प्रदान करता है? ट्रांसफार्मर जो खुला परिपथ पर चल रहा है वो क्या प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन का जो आंसर जो होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बताता है कि ट्रांसफार्मर जो है ओपन सर्किट टेस्ट हम किस लिए करते हैं, कि आपका आयरन लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस या दोनों, किस लिए हम इसको करते हैं। ठीक है, ये आप लोग बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे अधिक होता है? देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये कि ट्रांसफार्मर में कौन सी ऐसी वाइंडिंग है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे अधिक होगा। देखिए, जो कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग होगी, ठीक है, जो कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग होगी उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो अधिक होगा। ठीक है, याद ध्यान दीजिए, कम वोल्टेज वाली। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 11 आ जाएगा। क्वेश्चन में 11 कह रहा है कि प्राकृतिक तेल शीतलन का प्रयोग कितनी रेटिंग तक के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? जो प्राकृतिक जो तेल का उसका शीतलन का प्रयोग कितने रेटिंग तक के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसको किया जाता है 500 केवीए तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप सभी लोग को इसका आंसर मालूम हुआ होगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 500 केवीए तक इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम दोस्तों। उसके बाद यहाँ आ जाता है कि एक ट्रांसफार्मर की रूटीन दक्षता किस पर निर्भर करती है, यानी कि जो रूटीन एफिशिएंसी है वो किस पर निर्भर करती है? आपूर्ति आवृत्ति पर, या लोड करंट पर, या लोड का पावर फैक्टर पर, या बीवासी दोनों। देखिए, आपूर्ति आवृत्ति पर तो जो है आपका निर्भर नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, बाकी लोड करंट पर भी निर्भर करती है और लोड का पावर फैक्टर पर भी ये निर्भर करती है। ठीक है, तो यानी दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि बीवा सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा 12 में। आगे देखें दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा कि एक ट्रांसफार्मर में एक लोहे की कोर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? कि जो कोई ट्रांसफार्मर जो लोहे की कोर होती है उसमें प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है? कि वाइंडिंग को सहायता प्रदान करना, या हिस्टैरिसीस हानि को कम करना, या चुंबकीय पथ की प्रतिष्ठितम को कम करना, या एडी हानि को कम करना। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, जो हमारा एक ट्रांसफार्मर कह रहा है कि लोहे के कोर को प्रदान करना का उद्देश्य ये होता है कि जो प्रतिष्ठितम होती है, यानी कि जो फ्लक्स में उत्पन्न होने वाली बाधा होती है, उसके लिए यहाँ पे जो है चुंबकीय पथ की प्रतिष्ठितता को कम करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो हमारा इससे जो क्या फायदा होता है, ठीक है, जब इसकी क्या कह रहा है कि इसमें लोहे की, इससे फायदा ये होता है कि इसकी जो है इफिशियंसी बढ़ जाती है, इफिशियंसी इसकी अधिक रहती है। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है। और बाकी आपको बता दें जो क्रोड टाइप के आपके होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो एक पाया जाता है, सेल टाइप में हमारे 2 कोर पाए जाते हैं, बेरी टाइप में अनेक कोर यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि प्राइमरी टर्न 400, सेकेंडरी टर्न 100 वाले ट्रांसफार्मर के लिए अगर प्राइमरी 200 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है तो हमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न का दिया गया और यहाँ पे प्राइमरी में यहाँ पे दे दिया गया है करंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, फार्मूला आपको लगा देना है यहाँ पे N1/N2। ठीक है, टर्न वाला आपका फार्मूला लगा देना है N1/N2, फिर उसके बाद इक्वल टू I2/I1। ठीक है, ये आपको फार्मूला लगा देना है। ठीक है, ये आपने फार्मूला लगा दिया। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी टर्न दिया गया, N1 हमारा प्राइमरी टर्न होगा, N2 हमारा सेकेंडरी टर्न होगा, और I2 हमारा जो I1 होगा हमारा ये प्राइमरी में करंट होगी, I2 जो होगी वो सेकेंडरी में करंट होगी। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करें, यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी होगा यहाँ पे हम इसको 400 रख देंगे। ठीक है, 400 हो गया। ठीक है, देखिए तो यहाँ थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देता हूँ, प्राइमरी में 400, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, 400 बटे यहाँ पे सेकेंडरी वाला 200, सॉरी 100, सेकेंडरी में जो टर्न है वो 100 है, अपान, ठीक है, यहाँ पे हमारा I2 आ जाएगा। I1 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 200, सॉरी 20 एम्पियर, यहाँ पे अपने 20 एम्पियर कर दिया है ना। अब ये जो ये जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा 4, नीचे ये 20 है। 20 का जब यहाँ से गुणा कर देंगे 4 में, यानी मल्टीप्लाई होगा तो 2 चौके 8 यानी कि 80। I2 इक्वल टू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 80 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है, 80 एम्पियर। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट होगा, 80 एम्पियर इसका आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का आप जो है, बाकी दोस्तों सेकेंडो का क्वेश्चन है, आप इसको देख के मतलब ऐसे कर सकते हैं ओरली। ठीक है, आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आ जाएगा। मुख्य सर्किट से ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग कब आवश्यक होती है? मुख्य सर्किट से ट्रांसफार्मर की जो ट्रिपिंग होती है वो कब आवश्यक होती है, ये आपको बताएं।
देखिए दोस्तों, जो लोकल ओवरहीटिंग होती है या शॉर्ट सर्कुलेटेड कोर लेमिनेशन या कोर बोल्ट इंसुलेशन विफलता, ये सब जो आपके जो फॉल्ट आते हैं, वो जो अलार्म होता है हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर, वो उससे जो है वो ब्रेक कर देता है। उसमें कोई से ज़रूरत नहीं पड़ती है जो है इसके मुख्य सर्किट से इसको ट्रिप करवाने के लिए, ठीक है? उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अलार्म बजेगा उससे काम हो जाएगा। लेकिन जब दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, या शॉर्ट सर्किट आपका फेज टू फेज में हो गया, या वाइंडिंग के अर्थ फॉल्ट हो गया, या आपका जो बुशिंग हो गई वो बुशिंग पंक्चर हो गई, तब जो हमारा होता है, तो उस टाइम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर जो ट्रिपिंग होती है तो उस टाइम मुख्य सर्किट से उसको अलग किया जाता है, मेन सर्किट से उसको अलग किया जाता है। तो यानी दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा कि जब मुख्य सर्किट ट्रांसफार्मर को ट्रिपिंग आवश्यक होती है, तब जब बुशिंग का पंक्चर, जब हमारा जो बुशिंग होती है बुश हमारी पंक्चर हो जाएगी, तो उस टाइम जो है ये किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 जाएगी, करंट ट्रांसफार्मर डैश डैश है। देखिए पूछ रहा है करंट ट्रांसफार्मर है, उपकरण ट्रांसफार्मर के समांतर जुड़े प्रकार हैं या उपकरण ट्रांसफार्मर। बिल्कुल सही दोस्तों, जो करंट ट्रांसफार्मर देखिए सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इनको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, यानी कि इसको हम उपकरण ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि समांतर जुड़े समान ट्रांसफार्मर या श्रृंखला समांतर जुड़े प्रकार के उपकरण। तो जो देखिए ये जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यहाँ पे हमारा 16 में बिल्कुल सही होगा कि ये हमारा जो सीरीज में, यानी कि ठीक है, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और सीरीज में ये जुड़े होते हैं, यानी कि श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ठीक है, उपकरण ट्रांसफार्मर और श्रृंखला में जुड़े प्रकार के ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कि सीरीज ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट टाइप के। और इस प्रकार जो है दोस्तों बता दूं कि आपका पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा वो आपका पैरेलल में हो जाएगा। इससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं और सीटी से हम को करंट को मेजर करते हैं, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर के लिए नियमित परीक्षण नहीं है। ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो नियमित यानी कि रूटीन या परीक्षण हमारा ट्रांसफार्मर में नहीं है। ठीक है, ये बताना है। देखिए हम क्या करते हैं, ध्रुवीयता यानी कि पोलैरिटी का परीक्षण, पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोर इंसुलेशन वोल्टेज परीक्षण ये भी किया जाता है, प्रतिबाधा परीक्षण यानी कि इम्पीडेंस परीक्षण टेस्ट ये भी किया था। लेकिन ये जो रेडियो हस्तक्षेप परीक्षण यानी कि रेडियो इंटरफ्रेंस जो टेस्ट होता है वो नहीं किया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहे थे कौन सा ट्रांसफार्मर में नियमित परीक्षण नहीं है। तो ये हमारा जो होगा ये नहीं होगा, रेडियो हस्तक्षेप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जाएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया है। मैं आपको इसको ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह से आपको इसको चुटकियों में सॉल्व किए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 3/4 लोड पर होती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 3/4 लोड पर होती है। आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस का अनुपात होगा। दोस्तों ये जो दिया गया है 3/4 दिया गया दक्षता का, और इसको कह रहा है कि आयरन लॉस और फुल लोड पर कॉपर लॉस का अनुपात है। दोनों को यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको निकालेंगे। आप सभी को पता है कि जो हमारी कंडीशन है मैक्सिमम इफिशियंसी की और फुल लोड पर, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी कंडीशन फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। तो हमारा जो कॉपर लॉस को हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इसकी पावर को हम इसको पीसी से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो हमारा जो आयरन लॉस इसको हम पीआई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, उसको हम कंडीशन लगा देंगे, मान लेंगे उसको हम एक्स कंडीशन पर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, एक्स कंडीशन पर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर इस तरह से दोस्तों अगर दिया हो कि अधिकतम दक्षता और यहाँ पे अनुपात रेशियो दे दिया हो, तो आपको किस तरह से निकालना है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक्स इक्वल टू, फार्मूला देखिए, एक्स इक्वल टू रूट में, ठीक है, एक्स इक्वल टू रूट में पी आई अपॉन पी सी। ठीक है, ये पूरा रूट यहाँ पे रहेगा पी आई अपॉन पी सी। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका जो पावर होगी आई, यानी कि आपका ये, ठीक है, आयरन लॉस और यहाँ पे कॉपर लॉस दोनों होगा इसका, और उसके बाद इक्वल टू होगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो हमारा पी आई जो दिया गया है ये हमारा आयरन लॉस है 3 वाला, और चौथा जो यहाँ पे जो 4 दिया गया है ये हमारा कॉपर लॉस है। तो यहाँ पे 3:4। ठीक है, ये चीज़ें दिया गया है। आप यही आपको फार्मूला लगा देना, पी आई अपॉन पी सी रूट में लगा देना है, और जो दिया हो वैल्यू उसको आपको इक्वल में लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब मैं इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब कुछ इस तरह से पहले हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं पी आई अपॉन, ठीक है, पी आई अपॉन पी सी, और अब बटे 3/4। अब जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाएगा, तो पी आई अपॉन
PC इक्वल टू 3 का होगा स्क्वायर 9 और 4 का यहाँ पे हो जाएगा 16 16। ठीक है, ये दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ये इसका अनुपात होगा। देखिए थोड़ा सा समझाना था और ये चीज इसलिए जो है थोड़ा सा ये टाइम लगे, बाकी आप इसको देख के इसको कर सकते हैं। जो दिया गया हो, जो भी अनुपात दिया गया हो उसको आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, तुरंत स्क्वायर कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक पर एक वोल्टेज की आवृत्ति होती है। एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक पर एक वोल्टेज की आवृत्ति होगी, प्राथमिक से अधिक या प्राथमिक के बराबर या प्राथमिक से कम या ऊपर से कोई नहीं। मतलब कि प्राइमरी में जो जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्या वही सेकेंडरी में होगी? नहीं, क्वेश्चन का कहना ये है। ठीक है, दोनों बराबर होंगे या कम होंगे या ज़्यादा होंगे, क्या या ऊपर क्या होगा, ये पूछा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर में जो इफिशियंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, इफिशियंसी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो जो इफिशियंसी प्राइमरी वाइंडिंग में होगी वही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है, वो हमें मिलेगी। यानी दोनों यहाँ पे इक्वल रहेंगे, प्राइमरी में भी इक्वल होगी, सेकेंडरी में भी इक्वल होगी इफिशियंसी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 19 में बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का वह भाग जो बाहर से दिखाई देता है। सेकेंडरी वाइंडिंग, देखिए ये वाइंडिंग जो होती है ये अंदर होती है, ये गलत हो जाएगा। कोर भी हमारे अंदर होती है। प्राथमिक वाइंडिंग ये भी अंदर होती है, वाइंडिंग तो अंदर होती है। बुशिंग, ठीक है, यही बुशिंग होती है दोस्तों। ठीक है, बुशिंग जो होती है बाहर, जिससे हम आउटपुट लेते हैं ना, बुशिंग, वही जो है हमारा बुशिंग होती है, वही बाहर। दोस्तों कल जो है क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने जो सेट कराया था, क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ठीक है, फ्लो में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था कि मैंने बताया था कि नमी सूखने के बाद सिलिका जो देखिए यहाँ पे जेल होगा। ठीक है, सिलिका जेल किस रंग का हो जाता है? ठीक है, तो मैंने बता दिया था कि नीला हो जाता है, लेकिन दोस्तों गलत है। जो सिलिका जेल का जो रंग होता है नमी सूखने के बाद वो गुलाबी हल्का, ठीक है, हल्का गुलाबी हो जाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गुलाबी हो जाता है। और जो फ्रेश सिलिका जेल होता है उसका रंग नीला होता है। ठीक है, जो फ्रेश सिलिका जेल होता है फ्रेश वाला, उसका रंग नीला होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फ्रेश सिलिका रंग जो है ब्लू होता है। तो सूखने के बाद उसका जो है वो हल्का गुलाबी पड़ जाता है, और सूखने से पहले जो होता है, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से पहले होता है, वो हमारा सिलिका जेल जो होता है वो नीला होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।